morning and welcome to the class of taxation. Chapter name is capital gain. कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोग मेनली 5 हेड पढ़ने वाले हैं. ये 5 चीजें पढ़ने वाले हैं. नंबर 1, 3 वर्ड का मीनिंग. कैपिटल गेन वर्ड का मीनिंग, ट्रांसफर वर्ड का मीनिंग, मतलब वही सेल जिसको बोलते हैं. कोई कैपिटल गेन है क्या वो पढ़ेंगे मीनिंग में. मीनिंग के अंदर ही 2 वर्ड निकल कर आएगा, ट्रांसफर और कैपिटल एसेट. कैपिटल गेन मीनिंग के अंदर ही 2 वर्ड निकल कर आएगा, ट्रांसफर एंड कैपिटल एसेट. तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग भी पढ़ेंगे. इसके बाद आएगा टाइप्स. 2 टाइप का कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म. तो कब लॉन्ग टर्म माना जाएगा कब शॉर्ट टर्म माना जाएगा वो पढ़ेंगे. फिर फॉर्मेट पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट पढ़ेंगे. उस फॉर्मेट के अंदर ही एक इंडेक्सेशन कंसेप्ट आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर एक कंसेप्ट आएगा इंडेक्सेशन, उसको पढ़ेंगे. इसके बाद 4 एग्जाम्पशन के सेक्शन है. वैसे तो बहुत सारे सेक्शन है बट हम लोग 4 पढ़ेंगे. अपने बीकॉम के सिलेबस में 4 है. सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC, सेक्शन 54 F, सेक्शन 54 B. ये बात करते हैं कि अगर ये जो गेन कमाए इसको हम कहीं इन्वेस्ट कर दें, इस गेन को जो कमाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको जब कहीं इन्वेस्ट कर दें तो हमें उस गेन के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. बेसिक लॉजिक क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. बट ये 4 सेक्शन बोलते हैं, ये बताते हैं कहां कहां इन्वेस्ट करना है. अगर हम वहां इन्वेस्ट कर दें तो हमें कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब टैक्स से छूट मिल जाएगी, एग्जम्पशन हो जाएगा. इसीलिए इसको सेक्शन 54 एग्जम्पशन बोला जाता है. कैपिटल गेन में आपको 80s का डिडक्शन नहीं मिलता. जो इन्वेस्टमेंट वाला है वो डिडक्शन यही क्लेम करना पड़ता है. और उसके बाद पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कब कितना टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कब कितना टैक्स लगेगा, क्या परसेंटेज होगी टैक्स में. तो बेसिकली ये 5 मेन हेड है, मीनिंग, टाइप, फॉर्मेट, एग्जम्पशन, टैक्स रेट. मीनिंग, टाइप, फॉर्मेट, एग्जम्पशन, टैक्स रेट. बेसिकली टाइप और फॉर्मेट हम एक फॉर्मेट एक ही स्लाइड में पढ़ेंगे, एग्जम्पशन एक स्लाइड में पढ़ेंगे और टैक्स रेट एक स्लाइड में, और उसके बाद कुछ सम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. So students, first we are going to discuss the 2 topic, meaning and type. Meaning we have discussed we have decided to discuss 3 words, capital gain, transfer और capital asset. जैसा कि आप पीडीएफ नोट्स में देख पाएंगे, मैंने मीनिंग को बहुत इलाबोरेटिव वे में लिखा है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है. सबसे पहले मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है कैपिटल गेन का. एन एसएससी अर्न्स एनी गेन और इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. एन एसएससी अर्न्स एनी गेन और इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. तो प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. कोई भी कमाई हो कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके. तो ये ट्रांसफर का मतलब क्या है और कैपिटल एसेट का मतलब क्या है. आप बेसिकली ट्रांसफर का मतलब सेल समझ सकते हैं, बट सेल से भी ज्यादा डिटेल मीनिंग है इसका. सेल से भी ज्यादा डिटेल मीनिंग है इसका, तो वो भी पढ़ेंगे. और कैपिटल एसेट का मीनिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. ट्रांसफर का मतलब क्या है, सेल, एक्सचेंज, सरेंडर. अगर आप कोई एसेट सरेंडर कर देते हो किसी और के लिए तो वो भी एक टाइप का ट्रांसफर माना जाएगा. कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ. बहुत बार सुनते हैं ना गवर्नमेंट कोई इंडस्ट्री बिठाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, कोई डैम या ब्रिज बनाने के लिए किसकी जमीन एक्वायर करती है, पैसे देती है, बट कंपल्सरी एक बार आप मना नहीं कर सकते कि हम नहीं देंगे, मेरा मर्जी. अगर वो पूरा एरिया डैम बनाने में काम लगने वाला है तो गवर्नमेंट वो जमीन ले सकती है, तो वो भी ट्रांसफर माना जाएगा. एंड कन्वर्जन ऑफ एसेट टू स्टॉक. आपका वो पहले एसेट था, अब आप उसको अपने बिजनेस में गुड्स मान रहे हो, स्टॉक मान रहे हो, उसी का परचेज सेल करने वाले हो. मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा था नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो मेरा एसेट था. बट अब मैं शेयर का बिजनेस कर रहा हूं और वो जो रिलायंस वाला शेयर मेरा एसेट था उसको मैं सेल परचेज के लिए रख रहा हूं, वो मेरा गुड्स हो जाएगा.
मैंने रूम या एक फ्लैट खरीदा था इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो मेरा एसेट था, बट अब मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस चालू कर रहा हूँ और उस फ्लैट को भी सेल पर्पस के लिए मान ले रहा हूँ कि आगे सेल करूंगा इसको बिजनेस में, तो वो गुड्स हो जाएगा। यानी कन्वर्जन ऑफ एसेट टू स्टॉक। मैच्योरिटी ऑफ एनी बॉन्ड और डिवेंचर और सिक्योरिटी, आपने किसी कंपनी का डिवेंचर, किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है और वो टाइमली मैच्योर हो रहा है, उसका मैच्योरिटी डेट आ गया, आप उसको कंपनी को वापस दोगे और अपना पैसा ले लोगे। एक तरीके से आप कंपनी को वापस ट्रांसफर कर रहे हो ना, खरीदा हुआ डिवेंचर कंपनी को वापस ट्रांसफर कर रहे हो। तो कोई डिवेंचर या सिक्योरिटी जब मैच्योर हो जाती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर, अगर उसकी रिडेम्पशन डेट है, रिडीमेबल है, तो आप वापस करोगे कंपनी को, तो जब वापस करने का टाइम आएगा उसको एक तरीके का ट्रांसफर माना जाएगा। यानी क्या क्या चीजों को ट्रांसफर माना? सेल, एक्सचेंज, सरेंडर, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ एसेट टू स्टॉक एंड लास्ट मैच्योरिटी ऑफ एनी डिवेंचर और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो ये 5 चीजों को आप लोग, और भी बहुत टाइप के ट्रांसफर है, बट आपके काम इतने बहुत आएंगे। थ्योरी लिखेंगे तो भी ये लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल आएगा तो भी आप समझ पाएंगे हाँ ये ट्रांसफर है। अब आते हैं थर्ड डेफिनेशन के ऊपर, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट किसको कहा जाएगा? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मतलब वही शेयर, डिवेंचर्स वगैरह, मैंने लिखा है ब्रैकेट में शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर। और किसे कैपिटल एसेट कहा जाएगा ये नहीं बताया क्वेश्चन में, आपको डेफिनेशन में बताया एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी कैपिटल एसेट है, मूवेबल हो या इमूवेबल। एक्सेप्शन बता दिया कि क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, तो उनको छोड़कर बाकी सब कैपिटल एसेट माना जाएगा। आपको एक्सेप्शन बताया क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। देखिए सबसे पहले वाला स्टॉक इन ट्रेड, ऑब्वियस बात है, अगर आपका वो बिजनेस का स्टॉक है उसको आप एसेट नहीं मान सकते, स्टॉक और एसेट डिफरेंट होता है। एसेट ऑफ पर्सनल इफेक्ट, अगर कोई मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, आई रिपीट मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का सामान है, आप पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए कोई सामान रख के रखे हो, आपके घर का फर्नीचर, आपके घर का सोफा सेट, आपका पर्सनल घर जिसमें आप, नहीं इमूवेबल की बात हो रही है, मूवेबल की बात हो रही है यहाँ पर। तो मूवेबल में आपका जनरली पर्सनल इफेक्ट का कोई सामान, उसे आप स्टॉक या एसेट नहीं मानोगे। मूवेबल आइटम को हम एसेट नहीं मानेंगे अगर वो पर्सनल इफेक्ट का है। मूवेबल आइटम को हम एसेट, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे अगर वो पर्सनल इफेक्ट का है। अब इसमें भी एक्सेप्शन दे दिया, मतलब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, आप ठीक से समझिएगा इस चीज को। आपने अब तक 2 आइटम पढ़ा जिसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड एंड मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का सामान। स्टॉक इन ट्रेड एंड मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का सामान, इन 2 को हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मान रहे। ये मूवेबल में एक्सेप्शन दिया, मतलब अब जो आइटम पढ़ने वाले हैं उनको कैपिटल एसेट माना जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। क्या क्या है? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। आर्टिस्टिक वर्क का कोई भी वर्क हो, ज्वेलरी और उसके अलावा सारे आर्टिस्टिक वर्क के आइटम है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ज्वेलरी या उसके अलावा सारे आर्टिस्टिक वर्क के आइटम है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, ये सब आर्ट ही है। तो आप आर्टिस्टिक वर्क का कोई आइटम हो या ज्वेलरी हो, इनको पर्सनल इफेक्ट का सामान नहीं माना। यस, ज्वेलरी में सबसे ज्यादा मन में कंफ्यूजन आएगा, ज्वेलरी तो पर्सनल इफेक्ट का सामान होता है सर, बट ज्वेलरी को पर्सनल इफेक्ट का सामान यहाँ पर नहीं माना है। तो यहाँ पर ये किस चीजों को पर्सनल इफेक्ट नहीं माना? ज्वेलरी वगैरह। तो अब आते हैं दोबारा, एक्सेप्शन क्या क्या था? स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट का सामान। नंबर 3 देखिए, एग्रो लैंड इन रूरल एरिया। गांव में अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उसको बेचते हैं, उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, मतलब कैपिटल गेन नहीं लगेगा। गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड के बहुत सारे बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं, उनमें से अगर कोई बॉन्ड आपने खरीदा और बेचा उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, मतलब उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो 5-6 आइटम है जो हमारे कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। पहले बात ये समझो, कैपिटल एसेट माना किसको जाएगा? एनी प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी।
अब उनमें 6 चीजों का एक्सेप्शन कर दिया। स्टॉकिंग ट्रेड, पर्सनल एसेट का मूवेबल आइटम, एग्रोलैंड इन रूरल एरिया, गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेयरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। और क्या बोला, वो जो पर्सनल एसेट वाला में आपको 6 आइटम ऐसे दिए जिनको एक्सेप्शन कर दिया, मतलब उनको कैपिटल एसेट मान लिया। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो इनको कैपिटल एसेट माना। पर्सनल एसेट का मतलब भी मैंने वहां पे लिखा है, कोई भी वेयरिंग अपैरल, फर्नीचर का मैंने एग्जांपल दिया भी था, वेयरिंग अपैरल मतलब आपके कपड़े वगैरह, तो ये सब चीजों को एक्सेप्शन में रखा। ये था डेफिनेशन कैपिटल एसेट का। अब आते हैं टाइप्स। अगला हेडिंग है टाइप। 2 टाइप का जो गेन आप करोगे वो 2 टाइप की होगी। जो गेन हम कमाएंगे एसेट को बेच के, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो गेन हम कमाएंगे, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो गेन हम कमाएंगे, वो 2 टाइप की होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कब उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा? 3 केस है, मोर देन 12 मंथ, मोर देन 24 मंथ, मोर देन 36 मंथ। 3 केस है, मोर देन 12 मंथ, मोर देन 24 मंथ, मोर देन 36 मंथ। कोई भी टाइप की लिस्टेड सिक्योरिटीज है, अगर शेयर्स, डिवेंचर्स अगर लिस्टेड है, कोई भी टाइप की लिस्टेड सिक्योरिटी आपने खरीदी है, 12 महीना यूज करने के बाद बेचें, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। 12 महीना से अंदर अंदर बेच दें खरीदने के, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी। अगर अनलिस्टेड, अच्छा यहां पर और 2 चीज थी, लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी यानी म्यूचुअल फंड, एक तरीके से इक्विटी शेयर के म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स के म्यूचुअल फंड, और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड मार्केट में सेल करती है, गवर्नमेंट की एक एजेंसी है यूटीआई, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड सेल करता है। तो यूटीआई का अगर कोई म्यूचुअल फंड है, कोई इक्विटी शेयर या लिस्टेड सिक्योरिटी है, या लिस्टेड सिक्योरिटी का म्यूचुअल फंड है, इन 3 को हम लोग 12 महीना से कम अपने पास रखते हैं और बेच देते हैं, तो शॉर्ट टर्म, 12 महीना से ऊपर रख के बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इनको हम 24 महीने से कम अपने पास रख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज्यादा अपने पास रख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म, और बाकी कुछ भी बचा मोर देन 36 मंथ है तो लॉन्ग टर्म, लेस देन 36 मंथ है तो शॉर्ट टर्म। यहाँ पे आप मेनली समझिए मूवेबल आइटम, यहाँ पे आप मेनली समझिए मूवेबल आइटम, क्योंकि बचा वही है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मूवेबल आइटम। इफ नॉट इन लॉन्ग टर्म कैटेगरी तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, मतलब इन तीनों के केस में अगर ये लेस देन 12 मंथ तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ तो लॉन्ग टर्म, ये लेस देन 24 मंथ तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 मंथ तो लॉन्ग टर्म, ये लेस देन 36 मंथ तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ तो लॉन्ग टर्म। ये हो गया आपका कैटेगरी। तो ये 3 वर्ड्स और ये कैटेगरी, ये है पहला पार्ट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मेट, कि एग्जाम में सम्स आएगा तो फॉर्मेट क्या ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फॉर्मेट 99.99% सेम है, फॉर्मेट 99.99% सेम है, सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस होगा। पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के फॉर्मेट की। हमको सेल कंसिडरेशन दिया रहेगा कि हमने वो एसेट कितने में बेचा, हमने वो कैपिटल एसेट बेचा कितने में, वो यहां रहेगा। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस होगा। अब वो एसेट बेचने में कुछ खर्चा करना पड़ा होगा, कोई को ब्रोकरेज, मेनली ब्रोकरेज होगा, कोई कमीशन एजेंट रखा, कोई ब्रोकरेज दिया, कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज हुआ अगर हमारा, तो सेल करने के लिए यानी ट्रांसफर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा वो माइनस हो जाएगा। तो सेल कंसिडरेशन में एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस करेंगे तो आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। अब उसमें लेस करेंगे 2 चीज और, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अरे खरीदने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर उस एसेट को इंप्रूव करने के लिए मैंने कुछ खर्चा किए, मान लो फ्लैट था, उस फ्लैट को रिनोवेट करवाया, उसमें इंटीरियर करवाया, तो इंप्रूवमेंट हुआ ना उसका वैल्यू एडिशन, तो वो खर्चा भी माइनस करने मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे, जो आएगा
नेट सेल में से इन दोनों टोटल को माइनस करेंगे तो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब उसमें अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये गेन जो मैंने कमाया अगर ये पूरा का पूरा मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे एग्जम्पशन मिलेगा। तो जो एग्जम्पशन मिलेगा वो माइनस करने पे फिगर आएगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो फिगर आएगा वो होगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देता हूं तो जीरो आएगा। अगर थोड़ा इन्वेस्ट करता हूं, थोड़ा रख लेता हूं तो जितना इन्वेस्ट किया वो माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट की बात हम करेंगे, वो जो मैंने 4 सेक्शन का बात किया, सेक्शन 54, सेक्शन 54F, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54B, आपके 4 सेक्शन है। वो चारों सेक्शन में से कहीं पर भी अगर ये जो कमाई आया, ये गेन आया, पूरा इन्वेस्ट करूं तो पूरा माइनस होगा, थोड़ा इन्वेस्ट करूं तो थोड़ा माइनस होगा। जो बचेगा अगर तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, गेन या लॉस। अगर नेगेटिव फिगर आता है तो लॉस। तो ये मेरा हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट। अब मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फॉर्मेट का। सेम लॉजिक चल रहा है, देखिए सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर सेल तो आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखिए यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया, यहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गया। ये दोनों माइनस करेंगे, इंडेक्सेशन के बाद अभी करने वाले हैं, ये दोनों माइनस करेंगे तो जो आएगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब उसी में अगर पैसा को इन्वेस्ट किया, एग्जाम्पशन माइनस कर दूं तो आ जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये इंडेक्सेशन क्या है? देखो लॉन्ग टर्म एसेट है। मैंने एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक एसेट आज से 20 साल पहले खरीदा था 5 लाख रुपए में, आज उसको मैं 70 लाख रुपए में बेच रहा हूं। मैंने एक फ्लैट खरीदा था, एक रूम खरीदा था 5 लाख में, वैल्यू बढ़ गई प्रॉपर्टी की, मैं उसको आज बेच रहा हूँ 50 लाख या 70 लाख में। चलिए 70 लाख में बेच रहा हूँ। हिसाब से आप बोलेंगे 70 लाख में बेच रहे, मान लो कोई एक्सपेंस नहीं है ट्रांसफर का और कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं है, तो 70 लाख ये जीरो, मेरा नेट सेल कंसिडरेशन भी 70 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा कितने में था 5 लाख, 70 लाख माइनस 5 लाख, इंप्रूवमेंट जीरो है तो 70 लाख माइनस 5 लाख ही रह गया। मेरा 65 लाख का कैपिटल गेन आ गया। मान लिया मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरा 65 लाख की कैपिटल टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाएगा। 65 लाख पे टैक्स दे दूं गवर्नमेंट को, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। इतना दिन तक प्रॉपर्टी यूज किया, इतना लॉन्ग टर्म उसको रखा, महंगाई नहीं बढ़ी है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आया है, तो वो इफेक्ट देख के मुझे आज की वैल्यू निकाल के देखेगा अगर आज के दिन इसका कॉस्ट कितना होता। ये इंडेक्सेशन जो है वो उस पास्ट वैल्यू को आज की वैल्यू पे लाके खड़ा कर देता है। इंडेक्सेशन उस पास्ट की वैल्यू को आज की वैल्यू पे लाके खड़ा कर देता है। सब कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। आपको इंडेक्स नंबर गिवन होगा, आपको बस कुछ मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इंडेक्स फाइंड आउट नहीं करना है कहीं पे। इस चैप्टर में आपको कोई यस तो हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया। अब हम आते हैं वो इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा उसके वर्किंग के ऊपर और उस इंडेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर। वो मेरे पीडीएफ में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता होगा, कितने में खरीदा था वो क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू आपको इंडेक्स नंबर दिया जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर का और ईयर ऑफ परचेज का। आपको इंडेक्स नंबर गिवन होगा ईयर ऑफ ट्रांसफर का, ईयर ऑफ परचेज का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। वैसे ही जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब ऊपर हर बार इंडेक्स होगा ट्रांसफर का, नीचे हो जाएगा अगर एक्विजिशन है तो एक्विजिशन के ईयर का, अगर इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट के ईयर का। ये 3 इंडेक्स नंबर आप याद कर लीजिए। बार बार जो आपको एग्जाम में गिवन होता है, अगर सारे ईयर्स का आप याद नहीं कर सकते, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा अलग अलग ईयर का इंडेक्स गिवन, बट आप अलग अलग ईयर का इंडेक्स गिवन याद नहीं कर सकते। तो आपको 3 ईयर की कम से कम याद रहने चाहिए। इंडेक्सेशन कंसेप्ट आप लोगों के लिए चालू हुआ है 2001-2 में। इंडेक्सेशन कंसेप्ट आप लोगों के लिए चालू हुआ है 2001-2 को बेस मान रहे हैं।
2001-2 को बेस माना जा रहा है, तो 2001-2 का इंडेक्स कितना होना चाहिए? 100। बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है, हमने इंडेक्स नंबर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में सीखा था। तो 2001-2 का इंडेक्स होगा 100। आपको काम आएगा 2019-20 का, क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर, आपका प्रीवियस ईयर 1920 होगा, असेसमेंट ईयर 2021। आप लोगों का प्रीवियस ईयर होगा 1920 और असेसमेंट ईयर होगा 2021। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन हुआ उस ईयर का ईयर यानी ईयर ऑफ ट्रांसफर, वो आपको 289 होगा, 289। अब एक बार 18-19 का याद कर लीजिए, शायद काम लग जाए। 2018-19 का इंडेक्स था 280, तो 2001-2 का इंडेक्स था 100, 2018-19 का था 280, 2019-20 का 289। ये 3 ईयर इंडेक्स आपको गिवन है याद रखने के लिए, और सारे गिवन है, मैं चार्ट फॉलो कर दूंगा, बट आपको रखने की जरूरत नहीं है, सारे इंडेक्स नंबर याद करने का नहीं है। एग्जाम में आपको जिस ईयर परचेज होगा, देखना आपको मैक्सिमम टाइम सेल का ईयर आपका करंट ईयर ही देगा। सेल का ईयर यानी ईयर ऑफ ट्रांसफर आपको हमेशा बताएगा 2019-20 में हुआ, तो आपको 2019-20 की इंडेक्स याद रहनी चाहिए। परचेज का ईयर आपको जो भी देगा क्वेश्चन में कि किस ईयर खरीदा था, उस ईयर का इंडेक्स आपको देना पड़ेगा। आप हर ईयर का इंडेक्स याद नहीं कर सकते, वो एग्जाम में आपको गिवन होगा। और 2001-2 का जो याद करना है वो बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, आपको बोलेगा प्रॉपर्टी खरीदी गई थी 1999 में, 98 में, 1983 में, 1986 में, 1989 में, यानी वो ईयर जो 2001-2 के पहले गए, आपको उस ईयर का इंडेक्सेशन गिवन नहीं है। तो बोला क्या जाएगा कि फिगर वो वाली ले लो भले जिस ईयर खरीदे थे, बट ईयर ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स हमेशा 2001-2 का मानना है। मतलब 2001-2 के पहले भी खरीदा गया है तो भी इंडेक्स 2001-2 का ही होगा। 2001-2 के पहले खरीदा गया तो भी इंडेक्स 2001-2 का ही होगा, तो यानी 2001-2 का इंडेक्स मान लो। एक इंपॉर्टेंट टिप और है यहाँ पे, उस वो बाद में बात करने वाले हैं, थोड़े टिप्स का बात अभी करने वाले हैं, और उसके पहले एक्सेप्शन समझ लो। कहां इंडेक्सेशन नहीं होगा, भले ही लॉन्ग टर्म एसेट हो फिर भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। डिवेंचर या बॉन्ड के केस में इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेके सम सॉल्व करना है, उसको इंडेक्सेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। स्लम सेल होता है, हम एक साथ सारा एसेट बेच दे रहे हैं, अलग अलग एसेट की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। स्लम सेल मतलब मैं पूरा बिजनेस बेच रहा हूं, मेरे यहाँ पे 8 मशीन है, 6 लैंड है, 4 ऑफिसेज है, मैं सब एक साथ बेच दे रहा हूं, यानी कई एक एसेट का गुच्छा बना के बेच रहा हूं, तो फिर इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई करेंट, कोई लॉन्ग टर्म होगा, कोई शॉर्ट टर्म होगा, और आप तो टोटल एक फिगर ले रहे हो सामने वाले से, आप बोल रहे हो पूरा ले लो, मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो। अब इसकी जो भी अलग अलग वैल्यूएशन है उससे मतलब नहीं है हमको, तो जब अलग अलग वैल्यूएशन से मतलब नहीं है, सेल की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल रहे हम, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही मेरा इंडेक्स माने जाएगा, कोई इंडेक्सेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। एनआरआई ट्रांजेक्शन, कोई एनआरआई आदमी परचेज सेल करेगा, उसको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देगा इंडियन गवर्नमेंट। और जीडीआर ट्रांसफर, याद है एडीआर, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो अगर जीडीआर को बेचता है तो भी इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। तो ये 4 आइटम है जहां पे एक्सेप्शन है, इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला है इंडेक्सेशन का। अब बात करते हैं एग्जम्पशन के ऊपर। सॉरी, उसके पहले हम लोग एक बात और करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने पहला पॉइंट ये कहा कि अगर एक्विजिशन 2001-2 के पहले का हुआ है तो ईयर ऑफ इंडेक्स, ईयर ऑफ एक्विजिशन हमेशा 100 होगा। अगर 2001-2 के पहले एक्वायर हुआ है तो इंडेक्स एक्विजिशन 2001-2 का होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा, या परचेज प्राइस या 2001-2 का मार्केट वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो। आई रिपीट माई लाइन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा अगर हमने 2001-2 के पहले खरीदा एसेट को, अगर हमने 2001-2 के पहले खरीदा एसेट को, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, आइदर परचेज प्राइस गिवन, और साथ में अगर 2001-2 का फेयर वैल्यू भी दिया है तो विच एवर इज हायर। देखो मैंने नोट्स में लिखा है कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर 2001-2 के पहले का परचेज है तो 2001-2 के दिन उसका फेयर वैल्यू अगर क्वेश्चन दे देता है तो परचेज प्राइस या वो फेयर वैल्यू दोनों में से जो हायर है वो कॉस्ट होगा।
और इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या होगा हमेशा 100, 2001-2 के पहले के परचेज का। सेकेंड नंबर पॉइंट लिखा है एसेट रिसीव्ड एज गिफ्ट देन इंडेक्स ईयर विल बी ऑफ ओरिजिनल ओनर। हाँ, मुझे गिफ्ट में एसेट मिला, मान लो 2004-5 में मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने मेरे नाम पे गिफ्ट किया और मैं उसको बेचा। उन्होंने उसको खरीदा था 2002-3 में, मुझे ट्रांसफर किया 2004-5 में और मैंने उसको बेचा है 2019-20 में। तो कॉस्ट तो उन्होंने जो परचेज की वही मेरी कॉस्ट होगी, क्योंकि मुझे तो गिफ्ट मिला है। मेरा कॉस्ट तो जीरो है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं ले सकते। मेरा कॉस्ट जीरो है लेकिन हम जीरो नहीं ले सकते। मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने जो खरीदा था उस वैल्यू पे ही उनकी कॉस्ट को मेरा कॉस्ट मान लिया जाएगा। और इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस ईयर ओरिजिनल ओनर ने परचेज किया था, यानी 2002-3 मेरे एग्जांपल में उन्होंने 2002-3 में खरीदा, 2004-5 में मुझे ट्रांसफर किया और 2019-20 में मैंने बेचा, तो उनका परचेज प्राइस होगा यहाँ पे, क्योंकि गिफ्ट है तो मेरा तो परचेज प्राइस जीरो है, उनका परचेज प्राइस होगा। और नीचे एक्विजिशन भी उन्हीं के ईयर का होगा जिस ईयर उन्होंने खरीदा था। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 2001-2 के पहले इंप्रूवमेंट करवाया है, मतलब रिपेयरिंग या एक्स्ट्रा कुछ भी वर्क, एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा इंप्रूवमेंट के लिए 2001-2 से पहले किया है, उसको इग्नोर कीजिए, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको आपको लेस करने नहीं मिलेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टिप था। इसके अलावा हमने एक्सेप्शन की बात कर ली। हाँ, अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट है, मतलब गुडविल, और आप गुडविल हम बेच रहे हैं, गुडविल बिकती है, बिजनेस जब बेचते हैं तो अपना गुडविल भी बेच रहे हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों लेते हैं, गुडविल की बोलिए। तो अगर वहां पे अगर तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील होगी, यानी सेल्फ जनरेटेड एसेट की कॉस्ट हमेशा नील होगी, यानी पूरा का पूरा सेल के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये है इंडेक्सेशन का फॉर्मेट, ये है कुछ रूल्स और ये है एक्सेप्शंस। अब बात करते हैं एग्जम्पशंस के ऊपर और फाइनली टैक्स परसेंटेज पर। तो अब आते हैं इसके एग्जम्पशंस के ऊपर बात करते हैं। 4 सेक्शन है, सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC, सेक्शन 54 F, सेक्शन 54 B, 4 एग्जम्पशन के सेक्शन है। एक्चुअली में हर सेक्शन में आपको ये 8 बातें याद रखनी है। हर सेक्शन में 8 बातें हैं। पहली बात है एप्लीकेबल टू, किन लोगों को ये डिडक्शन मिलेगा। तो यहां लिखा है इंडिविजुअल एंड HUF, यहां लिखा है ऑल SSC, यहां लिखा है इंडिविजुअल एंड HUF, यहां लिखा है इंडिविजुअल HUF, यानी 3 में इंडिविजुअल HUF है और 54 EC सारे SSCs को अवेलेबल है, कंपनी, इंडिविजुअल HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, सबको। तो ये पहले 3 सेक्शन 54 इंडिविजुअल HUF, सेक्शन 54 F इंडिविजुअल HUF, सेक्शन 54 B इंडिविजुअल HUF और सेक्शन 54 EC ऑल SSC। सेकंड है नेचर, क्या बेचने पे मिलेगा या किस नेचर का एसेट बेचने पे मिलेगा। लॉन्ग टर्म एसेट बेचेंगे तो मिलेगा, लॉन्ग टर्म एसेट बेचेंगे तो मिलेगा, लॉन्ग टर्म एसेट बेचेंगे तो मिलेगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी बेचेंगे डिडक्शन मिलेगा। तो पहला 3 सेक्शन लॉन्ग टर्म एसेट बेचने पे है, चौथा सेक्शन सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बेचने पे। क्या एसेट, अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो तो ये डिडक्शन मिलेगा, सेक्शन 54 मिलेगा जब आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो, सेक्शन 54 EC मिलेगा अगर आप एक लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो, सेक्शन 54 F मिलेगा कोई भी कैपिटल एसेट हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, सेक्शन 54 F मिलेगा कोई भी कैपिटल एसेट हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, और सेक्शन 54 B मिलेगा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के, सेक्शन 54 B मिलेगा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के। यानी ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने पे, ये लैंड एंड बिल्डिंग बेचने पे, ये अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हैं तो, और ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचने पे। अब क्या करना पड़ेगा जो ये छूट मिले हमको, वो जो कैपिटल गेन मैंने कमाया उसको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां, एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में। अगर मैंने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा और एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसी पैसे से खरीद लिया तो ये डिडक्शन मिलेगा। यहां बोला है लैंड एंड बिल्डिंग बेच के अगर मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं, वो भी 5 साल वाला बॉन्ड, मतलब जो 5 साल के बाद रिडेम्पशन डेट आएगा जिसका, वो बॉन्ड में अगर पैसे लगा देता हूं तो ये छूट मिलेगी। यहां बोला है अगर मैंने अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा और एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया
तो डिडक्शन मिलेगी 1 ओनली, एक घर तक। और यहां बोला है कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदने पे, मतलब शहर में जमीन बेचूं एग्रीकल्चर लैंड और गांव में जाके कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदू या शहर में कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदू तो भी मिलेगा, यानी परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे ये छूट मिलेगी। तो ये जो मैंने कमाई किया ये 4 में से कुछ बेच के ये 4 जगह इन्वेस्ट कर दूं, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, तो मुझे ये छूट मिलेगी। कितने दिन में ये इन्वेस्ट करने का, तुरंत इन्वेस्ट करना कंपल्सरी नहीं है। अगर आपने ये प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले कोई घर खरीदा है तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1 ईयर बिफोर एंड 3 ईयर आफ्टर अगर परचेज कर रहे हो, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कब तक? या तो बेचने के 1 साल के अंदर अंदर खरीदा था पहले 1 साल, या बेचने के 2 साल के अंदर अंदर खरीद लेता हूं तो ये एग्जम्पशन है। अगर नहीं कर पाता हूं तो 1 साल का एग्जम्पशन ले लिया है, अगर वो लिमिट पार हो गया और मैंने नहीं किया तो वापस टैक्सेबल हो जाएगा, यानी रिवोकेशन हो जाएगा एग्जम्पशन का। यहां बोला है लैंड एंड बिल्डिंग बेच के लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदना है 6 महीने के अंदर, 6 मंथ ऑफ सेल। जिस दिन बेचा उससे 6 महीने के अंदर बॉन्ड खरीद लेना है, नहीं खरीदा तो एग्जम्पशन लिया वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। यहां बोला भाई 1 साल पहले 2 साल के बाद तक, मतलब बेचने के 1 साल के अंदर अंदर खरीदा पहले 1 साल और बेचने के 2 साल के बाद के अंदर अंदर खरीद लिया तो भी डिडक्शन। और सेम यहाँ पर 1 ईयर एंड 2 ईयर आफ्टर। अच्छा अगर खरीदता नहीं हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं तो क्या होगा? मतलब घर बेचा और घर खरीदा नहीं, घर बेच के घर बनाया, ठीक है, 3 साल तक का टाइम मिलेगा, 3 साल में बना लीजिए, एग्जम्पशन आज ही ले लीजिए। 3 साल के अंदर अंदर नहीं बना, मुझे गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा प्रूफ। अगर मैंने 3 साल में नहीं बनाया नया घर तो ये एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा और उस ईयर में जाके वापस टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कंस्ट्रक्शन की, बॉन्ड को बना थोड़ी नहीं सकता है। वैसे यहाँ पर भी 3 साल का घर खरीदने का और लैंड में कोई बना नहीं सकता, इसलिए कंस्ट्रक्शन का क्राइटेरिया इन दोनों में नहीं है। तो अगर मैं 1 साल पहले या 2 साल के अंदर अंदर खरीद लूं या 3 साल में कंस्ट्रक्शन कर लूं, इस कंडीशन को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। 1 साल पहले, बेचने के 1 साल पहले के अंदर अंदर, या बेचने के 2 साल के अंदर अंदर, या बेचने के 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन, तो मुझे छूट मिलेगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ ये सेम है, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं। अब आती है कितनी अमाउंट को छूट मिलेगी। अगला पॉइंट है अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या जितना कैपिटल गेन पे टैक्स दे रहा हूं, विचेवर इज हायर, विचेवर इज लोअर। जितना इन्वेस्ट कर रहा हूं या जितना कैपिटल गेन है, विचेवर इज लोअर। सेम यहां पर, सेम यहां पर, बस यहां फॉर्मूला बन रहा है, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू कैपिटल गेन। यहाँ एक फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू कैपिटल गेन, यानी यहां प्रोपोर्शनल छूट मिलेगी, पूरी छूट मिलेगी। और फिर आता है लॉक इन पीरियड। मैं ज्यादा चालू निकला तो मैंने घर बेचा, घर खरीद लिया या बना लिया और फिर उसको बेच दिया तो बोला नहीं, आप अगर ये एग्जम्पशन ले रहे हो और जो नया घर खरीद रहे हो या नया घर बना रहे हो 3 साल तक उसको बेच नहीं सकते। लॉक इन पीरियड है 3 साल का। 3 साल वो नया वाला घर आपको रखना पड़ेगा, 3 साल तक वो जमीन आपको रखनी पड़ेगी, 3 साल तक आपको वो घर रखना पड़ेगा और वो बॉन्ड आपको 5 साल तक रखना पड़ेगा, यानी इनका लॉक इन पीरियड है। ये जो नया एसेट आपने खरीदा है, नया जो इन्वेस्टमेंट किया उसका लॉक इन पीरियड है, 3 साल तक रखना ही पड़ेगा, 5 साल तक रखना ही पड़ेगा, 3 साल तक रखना ही पड़ेगा, 3 साल तक रखना ही पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पशन है, आपको क्वेश्चन में बता देगा 1-2 लाइन में, आपको जज करना है कौन सा वाला एग्जाम्पशन मिलेगा और कौन सा नहीं। एंड फ्रेंड्स, हम लोग आखिरी स्लाइड पे आ गए। टैक्स रेट क्या होगा अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाता हूं शेयर और सिक्योरिटीज के ऊपर, तो मुझे 15% टैक्स देना पड़ेगा जितना भी गेन कमा रहा हूं उसके ऊपर। कैपिटल गेन स्लैब रेट में फॉलो नहीं करता मेनली। अच्छा, अगर मैं अदर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाता हूं तो वो स्लैब रेट के हिसाब से चला जाएगा, मतलब वो स्लैब रेट वाले कैलकुलेशन में आ जाएगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहा हूं इक्विटी शेयर या सच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर, इक्विटी शेयर या फिर सच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर 1 लाख तक कमाता हूं तो निल, 1 लाख के ऊपर कमाता हूं तो 10%, और अगर कुछ है इनको छोड़ के, मतलब इक्विटी एंड काइंड को छोड़ के तो 20%। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है तो 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर एंड सिक्योरिटीज है तो 1 लाख तक निल, 1 लाख के ऊपर 10%। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट लगेगा और अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगेगा। तो 15, 10 और 20, निल 15, 20, 10 और स्लैब रेट, यही है टैक्स स्ट्रक्चर इसका।